हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं शीतल शर्मा, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का 4th लेसन, मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, कुंभा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे उसी का पोता महाराणा सांगा। कौन था महाराणा सांगा? कुंभा का पोता। ये देखो, सबसे पहले देखते हैं हम परिचय और उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। ठीक है ना। इसमें देखिए, सबसे पहले परिचय में क्या है, महाराणा कुंभा हमने पढ़ा। महाराणा कुंभा का पुत्र था रायमल। कौन था? रायमल, महाराणा कुंभा का पुत्र। और रायमल के 3 संतान थी। ओके, रायमल के 3 पुत्र थे। सबसे पहला नाम याद रखना आपको, पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज। दूसरा नाम याद रखना है आपको, जय सिंह। और तीसरा नाम याद रखना है आपको, संग्राम सिंह। ओके, अब इन तीनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए क्या होगा? संघर्ष होगा। इसके लिए क्या है, एक छोटी सी आपको कहानी बताती हूँ कि क्या हुआ था तीनों के बीच में। तीनों भाई एक दिन क्या करते हैं, अपनी जन्मपत्री, ठीक है ना, जन्मपत्री होती है ना, ज्योतिष के पास लेके जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि भावी मेवाड़ का शासक कौन बनेगा। अभी मेवाड़ का शासक कौन है? रायमल। कहाँ का शासक है? मेवाड़ का शासक है। तो ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष जो है वह तीनों की जन्मपत्री देखता है और ये कहता है कि तीनों में से पृथ्वीराज, जयसिंह और संग्राम सिंह में से मेवाड़ का भावी शासक बनने के योग जो है वह किसके हैं? संग्राम सिंह के हैं। ठीक है ना। इससे बाकी के दोनों भाई जो है, पृथ्वीराज और जयसिंह, वो आग बबूला हो जाते हैं और संग्राम सिंह से झगड़ा करने लग जाते हैं। इसी बीच रायमल का जो चाचा है, ठीक है ना, रायमल के जो चाचा हैं वह बीच बचाव करके तीनों के बीच में संघर्ष को बंद करवाते हैं, झगड़े को समाप्त करवाते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर पृथ्वीराज को ऐसा लगता है कि नहीं, हो सकता है ये ज्योतिषी, ये जो भविष्यवाणी की गई, हो सकता है ये सही नहीं हो। इसलिए ऐसा सुनते हैं वो कि किसी मंदिर में एक पुजारिन है, वो पुजारिन जो है वो भविष्यवाणी करती है और उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही होती है। तो तीनों जने जाके वहां मंदिर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उस मंदिर में जाते वक्त, प्रवेश द्वार में जाते वक्त सबसे पहले पृथ्वीराज मंदिर में प्रवेश करता है, निज मंदिर में प्रवेश करता है। और वहां पर वो पुजारिन जो होती है वो वहां पर आई भी नहीं होती, तो वो सोचता है कि कहाँ बैठूं, अपना स्थान ढूंढता है। एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ होता है ऊंचाई पर, ठीक है ना, उस पत्थर पर जाके बैठ जाता है। दूसरी बार में प्रवेश करता है जयसिंह। जयसिंह भी देखता है, अंदर प्रवेश करता है और अपनी जगह ढूंढता है। उसी के पास में एक और बड़ा पत्थर होता है, उसके पास जाके उसके ऊपर बैठ जाता है। तीसरा प्रवेश करता है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, उसको बैठने की कहीं जगह नहीं दिखती है, ठीक है ना, कोई भी बड़ा सा आसन वगैरह पत्थर उसको दिखता नहीं है। तो पास में ही एक शेर की खाल पड़ी होती है, उस शेर की खाल को वो झटकाता है और जमीन पर बिछाकर बैठ जाता है। इतने में ही मंदिर की जो पुजारिन होती है वो वहां पर आ जाती है। वह उसको पूछती है, तीनों को भाइयों को, भाई किस उद्देश्य से तुम्हारा यहाँ आने हुआ है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? उसे पृथ्वीराज बोलता है कि हम अपनी भविष्यवाणी जानने के लिए आए हैं कि हम तीनों भाइयों में से मेवाड़ का भावी शासक, भावी राजा जो है वह कौन बनेगा। इस पर पुजारिन पूछती है कि मंदिर में सबसे पहले प्रवेश किसने किया? पृथ्वीराज कहता है मैंने किया। बोले उसके बाद किसने किया? जयसिंह बोलता है मैंने किया। फिर पुजारी तीसरा प्रश्न पूछती है कि शेर की खाल पर कौन बैठा है? बोले संग्राम सिंह। तो मेवाड़ का भावी शासक कौन बनेगा? संग्राम सिंह बनेगा। इस पर अब उनको लगता है कि अब जो भविष्यवाणी की है ये तो बिल्कुल ही सही है। 2 बार बता दिया, ठीक है ना, एक बार तो थोड़ा ऑल इज वेल, मन को सांत्वना दे दी कि भाई हो सकता है ये भविष्यवाणी सही नहीं हो। लेकिन दूसरी बार भी योग किसके बताए? संग्राम सिंह के। ऐसे में दोनों भाई किसके ऊपर टूट पड़ते हैं? संग्राम सिंह के ऊपर टूट पड़ते हैं। और पृथ्वीराज क्या करता है? संग्राम सिंह की एक आंख फोड़ देता है, ठीक है ना। तो यहां पर उत्तराधिकार के संघर्ष में पृथ्वीराज के द्वारा किसकी आंख फोड़ दी जाएगी? संग्राम सिंह की। उसके भाई संग्राम सिंह की आंख फोड़ दी जाती है उत्तराधिकार के संघर्ष में। संग्राम सिंह की एक आंख फोड़ दी जाती है। ठीक है ना।
इसमें संग्राम सिंह को लगता है कि भाई दोनों तो मेरे ऊपर टूट पड़े हैं, अब मेरा बचना मेरे को लगता है मुश्किल है, तो मुझे यहाँ से अब भागना पड़ेगा। तो संग्राम सिंह क्या करता है, पूरे उत्तराधिकार का संघर्ष के जिस समय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है, उस समय वह कहाँ चला जाता है, श्रीनगर। कहाँ जाता है, श्रीनगर चला जाता है। आपको ध्यान रखना है श्रीनगर कहाँ पर है, ये श्रीनगर जो बात हो रही है ये है अजमेर में। ओके, अजमेर में वह अज्ञातवास में, यानी किसी को बिना बताए हुए अज्ञातवास में जीवन व्यतीत करता है। किसके वहां, श्रीनगर में, अजमेर में। नाम याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट, करमचंद पंवार। किसके वहां पर, करमचंद पंवार के वहां पर अज्ञातवास व्यतीत करता है। और जब संघर्ष पूरी तरह से शांत हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा है कि पृथ्वीराज जयसिंह जो है वो अपनी मौत मारे जाते हैं। उसके बाद में रायमल जो है, पिता रायमल जो है वह अजमेर से वापस किसको बुलाता है, संग्राम सिंह को बुलाता है, और अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित करता है, संग्राम सिंह को। इस प्रकार 1509 ईस्वी में, कब की बात है, 1509 ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है, जिसको इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है। ओके, महाराणा संग्राम सिंह को ही महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है। कब बैठेगा मेवाड़ की गद्दी पर, 1509 ईस्वी में। ओके, ये तो हो गया परिचय और प्रारंभिक संघर्ष। अब संघर्ष की शुरुआत जब गद्दी पर बैठ गया है, उसके बाद सबसे पहले संघर्ष हम देखते हैं गुजरात के सुल्तान के साथ में संघर्ष। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा और गुजरात के सुल्तान के साथ में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था। तो दोनों के मध्य संघर्ष का जो प्रश्न था वह किसके उत्तराधिकार के लिए था, ईडर के राज्य के लिए था। ठीक है ना, ईडर राज्य पर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था, और यही संघर्ष जो है वह दोनों के बीच में संघर्ष का कारण बना। ईडर जो है आपको ध्यान रखना है कहां पर है, गुजरात की ही एक जगह है। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है कि ईडर पर किसका राज्य था, राजा भाण का। कौन था, राजा भाण का यहां पर शासन था। भाण के दो पुत्र थे, कौन कौन से, पहला पुत्र का नाम है सूर्यमल और दूसरे पुत्र का नाम है भीम। तो राव भाण की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, सूर्यमल ईडर की गद्दी पर बैठ गया। अब ईडर की गद्दी पर सूर्यमल बैठा, लेकिन कुछ समय बाद ही, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 18 महीने बाद ही सूर्यमल की मृत्यु हो जाती है। तो सूर्यमल की मृत्यु के बाद ईडर की गद्दी पर कौन बैठता है, सूर्यमल का पुत्र रायमल। कौन बैठता है, सूर्यमल का पुत्र रायमल जो है वो ईडर की गद्दी पर बैठता है। लेकिन रायमल जो कि अभी कम उम्र का है, छोटी उम्र का है, इसका फायदा कौन उठाता है, उसका चाचा भीम। वह क्या करता है, रायमल को ईडर की गद्दी से हटा देता है और स्वयं क्या करता है, ईडर की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है ना, इसको तो हटा देगा और भीम जो है वह कहां बैठ जाएगा, ईडर की गद्दी पर बैठ जाएगा। ऐसे में रायमल जो है ये भागकर किसकी शरण लेता है, रायमल है जो भागकर किसकी शरण लेगा, महाराणा सांगा की। किसकी शरण में चला जाएगा, महाराणा सांगा की शरण में चला जाएगा। महाराणा सांगा क्या करते हैं, रायमल के साथ में अपनी पुत्री की सगाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि महाराणा सांगा के पास शरण लेने कौन जाएगा, रायमल जाएगा। रायमल से प्रसन्न होकर इसको कुछ जागीर दे दी जाएगी। ठीक है ना, कि भाई तू शांति से बैठ जा, एक बार तो ईडर का शासन छोड़, फिर तेरे को वहां का शासक बनाने का कार्य करेंगे। तो एक बार तो क्या करता है, रायमल को कुछ जागीर सौंप देता है और अपनी पुत्री की सगाई जो है वह रायमल के साथ में करवा देता है। कुछ समय पश्चात रायमल जो है वो ईडर की गद्दी प्राप्त करने की महाराणा सांगा के सामने सिफारिश करता है कि मुझे ईडर की गद्दी प्राप्त करनी है। तब महाराणा सांगा रायमल के साथ में मिलकर किस पर आक्रमण करता है, ईडर पर आक्रमण करता है। अब जिस समय आक्रमण किया उस समय भीम का पुत्र जो है, कौन है, भीम का पुत्र है भारमल, वह गद्दी पर बैठ गया है। ठीक है ना, तो राणा सांगा क्या करता है, भारमल को इसकी गद्दी से हटाता है और वापस ईडर का शासन किसको सौंप देता है, रायमल को सौंप देता है। समझ में आ रहा है, पहले सूर्यमल के बाद रायमल बैठा। रायमल जिस समय हटाया गया किसके द्वारा, चाचा भीम के द्वारा, और भीम बन गया ईडर का शासक। रायमल चला गया महाराणा सांगा की शरण में। उसके बाद में ईडर का शासक कौन बन गया, भीम का पुत्र भारमल। जब वापस रायमल और सांगा के द्वारा आक्रमण किया जाता उस समय ईडर की गद्दी पर कौन बैठा था, भारमल। भारमल को महाराणा सांगा ने हटाया और अपने दामाद रायमल को ईडर की गद्दी पर बिठा दिया। अब यहाँ पर
गुजरात के शासक, गुजरात के सुल्तान कौन थे? गुजरात का सुल्तान उस समय मुजफ्फर। गुजरात का सुल्तान कौन था उस समय? मुजफ्फर जो है वह नाराज हो जाता है। क्या कारण? मुजफ्फर को क्यों मिर्ची लगी भाई? किस कारण मिर्ची लगी? कारण क्या था कि भारमल को गद्दी पर बिठाने वाला, जिसकी सहायता से भारमल गद्दी पर बैठा था, वह कौन था? गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर था। ठीक है ना, मुजफ्फर की सहायता से भारमल गद्दी पर बैठा था। तो जैसे इसको गद्दी से हटाया जाता है, भारमल वापस कहाँ चला जाता है? मुजफ्फर के पास में चला जाता है। अब इन दोनों के बीच में संघर्ष का कारण हो गया। जब पता चलता है मुजफ्फर को कि महाराणा सांगा ने ईडर की गद्दी पर रायमल को बिठा दिया है और भारमल को हटा दिया और वापस अपने क्षेत्र मेवाड़ पहुंच गया है, ऐसे में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के द्वारा सेना भेजी जाती है किसके खिलाफ? मेवाड़ के खिलाफ। तो मेवाड़ वर्सेस गुजरात, दोनों के मध्य संघर्ष होता है। कौन है मेवाड़ का सुल्तान? राणा सांगा, और दूसरी तरफ है गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर। दोनों के मध्य संघर्ष होता है और इस संघर्ष में मुजफ्फर की पराजय होती है और महाराणा सांगा विजित होता है। इस प्रकार गुजरात का काफी सारा हिस्सा, ईडर वाला हिस्सा जो है वह मेवाड़ साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। ओके, तो ये हो गया गुजरात के सुल्तान के साथ में संघर्ष। अगला संघर्ष अपन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत और महाराणा सांगा। अब जिस समय मेवाड़ पर महाराणा सांगा का शासन था, उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश चल रहा था? लोधी वंश चल रहा था। कौन सा वंश था? दिल्ली पर किस वंश का शासन था? लोधी वंश का शासन था। ठीक है ना, और जिस समय महाराणा सांगा गद्दी पर बैठा हुआ था, उस समय लोधी वंश पर किसका शासन था? सिकंदर लोधी का। किसका शासन था? सिकंदर लोधी का शासन था। सिकंदर लोधी क्या था? योग्य शासक नहीं था। तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उस पर भी महाराणा सांगा ने अधिकार करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिल्ली में जो है वह किसका शासन है? लोधी वंश का शासन है। ओके, अभी यहाँ पर अयोग्य शासक है। सिकंदर जो है वो इतना शक्तिशाली नहीं है, योग्य शासक नहीं है कि वो महाराणा सांगा के साथ में संघर्ष कर सके, इसलिए वह सांगा के साथ में संघर्ष मोल नहीं लेता है। ठीक है ना, कुछ समय पश्चात सिकंदर लोधी के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? इब्राहिम लोधी। यानी दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जिस समय गद्दी पर बैठता है, महत्वाकांक्षी शासक है, साम्राज्य विस्तार की भावना रखता है, इसलिए इब्राहिम लोधी किस पर आक्रमण करेगा? मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। मैंने बताया था मेवाड़ वाला हिस्सा राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है ये आता था उस समय मेवाड़ के क्षेत्र में। ये सारे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो उस समय मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आते थे। ऐसे में दिल्ली पर जिस समय इब्राहिम लोधी का शासन हुआ, वह मेवाड़ की राणा सांगा की शक्ति को बढ़ते हुए सहन नहीं कर पाया। ठीक है ना, इसलिए इब्राहिम लोधी किस पर आक्रमण करता है? 2 युद्ध याद करने हैं, दोनों के मध्य 2 युद्ध होंगे। ठीक है ना, पहला युद्ध याद रखना है खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध याद रखोगे? खातौली का युद्ध होगा किस किस के बीच? खातौली का युद्ध याद रखना है आपको। एक तरफ है इब्राहिम लोधी और दूसरी तरफ कौन है? महाराणा सांगा। ओके, अब खातौली का युद्ध आपको ध्यान रखना है। खातौली कौन सी जगह पर है अगर पूछा जाए तो खातौली है कोटा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है खातौली? कोटा डिस्ट्रिक्ट में। दिख रहा है आपको यहाँ पर कोटा? यहाँ पर कोटा है आपके मेवाड़ से जस्ट बॉर्डर के पास में, दिख रहा है। इस स्थान पर, खातौली नामक स्थान पर दोनों के मध्य संघर्ष होगा। दोनों किसके मध्य? इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के मध्य। ठीक है ना, ये संघर्ष कब होगा ये ध्यान रखना है आपको। तो ये संघर्ष होगा 1500 1517 ईस्वी में। दोनों के मध्य कौन सा युद्ध होगा? खातौली का युद्ध होगा। ठीक है ना, खातौली कोटा में। इन दोनों संघर्ष में दोनों ही सेनाओं के मध्य
वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा जाएगा, लेकिन इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होगी। वह युद्ध के मैदान से भाग जाएगा और इसका एक शहजादा किसके पास बंदी बना लिया जाएगा? महाराणा सांगा के पास में बंदी बना लिया जाएगा। यानी युद्ध में विजय किसकी होगी? महाराणा सांगा की। लेकिन इस युद्ध के दौरान युद्ध लड़ते हुए महाराणा सांगा के एक हाथ कट जाता है, तलवार से एक हाथ कट जाता है और एक पैर के घुटने में तीर लगने से वह हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता है। आया समझ में? एक आंख तो भाइयों ने फोड़ दी। खातौली का जो युद्ध हुआ है कोटा में इब्राहिम लोदी के साथ में, उसमें तलवार से उसका जो बायां हाथ है वह कट जाता है, घुटने में तीर लगने के कारण वह हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता है। ठीक है ना? मतलब इतने सारे घाव उसके शरीर पर है तो भी उसकी हिम्मत और ताकत देखिए कि अभी भी वह काफी सारे संघर्ष करेगा, उसमें विजय प्राप्त करेगा। ठीक है ना? तो ये एक व्यक्ति की जब महत्वाकांक्षा हो, दृढ़ इच्छा हो, ठीक है ना, कि ये कार्य मेरे को करना है, ठीक है ना, जब तक दृढ़ निश्चय दृढ़ इच्छा नहीं होगी तब तक आप अपने कार्य में कभी भी सफल नहीं हो पाते। ओके, अब यहाँ पर पराजय हो गई इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी इस युद्ध की पराजय का बदला लेना चाहता है, इसलिए वापस दोनों के मध्य कौन सा युद्ध होगा? बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? बाड़ी का युद्ध। और ये युद्ध कब होगा? 1518 ईस्वी में। कब होगा? 1518 ईस्वी में। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है, बाड़ी अगर पूछे तो बाड़ी कहां पर है? बाड़ी है धौलपुर में। मैप में दिख रहा है आपको, बिल्कुल बॉर्डर पर धौलपुर वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये है धौलपुर का क्षेत्र और यहाँ पर होगा बाड़ी का युद्ध। किस किस के बीच में? एक तरफ है इब्राहिम लोदी। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं आएगा। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी अपने एक प्रतिनिधि को भेजेगा, सेना भेजेगा। किसकी अध्यक्षता में? मियां माखन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? मियां माखन की अध्यक्षता में वह महाराणा सांगा के विरुद्ध बाड़ी में एक सेना भेजेगा और दोनों के मध्य संघर्ष होगा। ठीक है ना? इस संघर्ष में भी किसकी विजय होगी? राणा सांगा जो है वह इस युद्ध में विजयी रहेगा और इब्राहिम लोदी की पुनः इसमें हार हो जाएगी, असफल हो जाएगा। ठीक है ना? यानी दो युद्ध आपको ध्यान रखना है। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिफोर लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन था कि महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुए युद्धों का उल्लेख कीजिए, उनके मध्य हुए युद्ध का नाम बताइए। तो दो युद्ध आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन सा? पहला है खातौली का युद्ध और दूसरा है बाड़ी का युद्ध। ठीक है ना? ये दोनों युद्ध आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। दोनों ही युद्धों में किसकी पराजय होगी? दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी की पराजय होगी और दोनों युद्धों में कौन विजित हो जाएगा? महाराणा सांगा। ठीक है ना? अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मालवा के साथ संबंध। मालवा जो है वह कहां पर है, यह आपको ध्यान रखना है। मालवा के साथ संबंध में, मालवा वही एमपी वाला क्षेत्र है जो, ठीक है ना? अब यहां पर आपको ध्यान रखना है मालवा का सुल्तान यहां पर कौन है? मालवा का सुल्तान कौन है? याद रखना, अभी मैं पूछूंगी आपसे कि आपको कितना बैक का याद है। मालवा है एमपी में। अब दोनों के मध्य संघर्ष, संघर्ष किस किस के बीच है? एक तरफ है मालवा, दूसरी तरफ है मेवाड़। मेवाड़ तो अपन पढ़ ही रहे हैं, तो मेवाड़ का सुल्तान कौन है यहाँ पर? महाराणा सांगा। और मालवा का सुल्तान कौन है यहाँ पर? महमूद खिलजी द्वितीय। याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट याद आ रहा है आपको? दादाजी ने जिसको हराया था, ठीक है ना? दादा कौन थे महाराणा सांगा के? महाराणा कुंभा। पढ़ा था हमने कि कुंभा ने भी मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया था और उसे 6 महीने तक बंदी बना के रखा। याद आ रहा है कुछ? रिवाइज कीजिए। वो रीति पर कौन चलेगा? उसका पोता महाराणा सांगा। ठीक है ना? दोनों एक ही रीति को अपनाएंगे कि मालवा और मेवाड़ के बीच में संघर्ष होगा। अब सबसे पहली चीज यह होती है कि दोनों के मध्य संघर्ष का कारण क्या है? दोनों के मध्य संघर्ष का कारण है मेदिनी राय। कौन है? मेदिनी राय। अब ये प्रश्न उठता है कि मेदिनी राय कौन था? मेदिनी राय क्या था? एक सामंत था जो बाद में प्रधानमंत्री बना।
कहाँ का? मालवा का। ऐसा कहा जाता है कि महमूद खिलजी द्वितीय को मालवा की गद्दी पर बिठाने में सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने सहायता की थी वह व्यक्ति था मेदिनी राय, उसी का एक सामंत। जिस समय महमूद खिलजी द्वितीय गद्दी पर बैठ गया उस समय मेदिनी राय से प्रसन्न होकर उसने उसको कौन सा पद सौंप दिया? प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया। लेकिन आज का जो टाइम पीरियड चल रहा है ये आज ही नहीं चल रहा है, पुराने समय में भी चलता था कि अगर कोई आदमी बढ़ रहा है तो उसकी टांग कैसे खींची जाए, वो आगे कैसे बढ़ रहा है। यानी मेदिनी राय का जो वर्चस्व दरबार में बढ़ रहा था ये अन्य दरबारियों को सहन नहीं हुआ। ठीक है ना, कि भाई मेदिनी राय की इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ रही है। सुल्तान के सामने सिर्फ मेदिनी राय का ही नाम आता है, वह सारी चीजें उसी से पूछकर करता है, ये चीजें जो है वो दूसरे लोगों को सहन नहीं हुई। ठीक है ना, तो ऐसे में दरबार के जो अन्य सदस्य थे उन्होंने महमूद खिलजी द्वितीय को भड़काना शुरू किया। किसके खिलाफ? मेदिनी राय के खिलाफ भड़काना शुरू किया। अब महमूद खिलजी द्वितीय जो था कान का कच्चा, यानी सही और गलत का फैसला करने का दिमाग उसमें नहीं था, तो उसने दरबारियों के वो बहकावे में आ गया और मेदिनी राय को उसके पद से हटा दिया और उसको मालवा से निर्वासित कर दिया। अब मेदिनी राय किसकी शरण में जा पहुंचा? महाराणा सांगा की शरण में जा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? महाराणा सांगा की शरण में जा पहुंचा। कौन पहुंचा? मेदिनी राय। ठीक है ना, महाराणा सांगा यानी मेवाड़ के पास में जा पहुंचा। ओके, अब मेदिनी राय जिस समय महाराणा सांगा के पास गया शरण लेने के लिए, महाराणा सांगा ने बहुत अच्छी तरीके से उसके साथ में व्यवहार किया, यहाँ तक कि इसको गागरोन की जागीर भी दे दी कि गागरोन की जागीर जो है वह तुम्हें दे दी जाती है, तुम वहां पर आराम से शासन करो। ठीक है, अब गागरोन की जागीर पर वह शासन कर रहा है मेदिनी राय। इसकी खबर किसको लगी? महमूद खिलजी द्वितीय को। महमूद खिलजी द्वितीय को जैसे ही सूचना मिली वह आक्रमण करने के लिए कहां पहुंच गया? मेदिनी राय पर, गागरोन पर आक्रमण करने पहुंच गया। तो यहां पर संघर्ष शुरू होगा। एक तरफ महमूद खिलजी द्वितीय और दूसरी तरफ कौन है? मेदिनी राय। जब मेदिनी राय पर आक्रमण करने की सूचना महाराणा सांगा को लगी, ठीक है ना, जब महाराणा सांगा को पता चला कि मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए महमूद खिलजी द्वितीय आ रहा है, तो सांगा किसकी सहायता के लिए पहुंच गया? मेदिनी राय की सहायता के लिए गागरोन पहुंच गया और दोनों सेनाओं के मध्य कौन सा युद्ध होगा? गागरोन का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? गागरोन का युद्ध होगा दोनों के मध्य। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखोगे, गागरोन का युद्ध किस किस के बीच होगा? महमूद खिलजी द्वितीय और दूसरी तरफ मेदिनी राय और राणा सांगा के मध्य ये संघर्ष होगा। ठीक है ना, गागरोन का युद्ध होगा कब? 1519 ईस्वी में। लाइन वाइज याद रखना है, 1517, 18 और 19। ठीक है ना, तो गागरोन का युद्ध होगा 1519 ईस्वी में। इस युद्ध में किसकी जीत होगी? राणा सांगा की जीत होगी। महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया जाएगा और महाराणा सांगा इसको बंदी बनाकर चित्तौड़ लेके आ जाएगा और लगभग 6 महीने तक, ठीक है ना, वही दादा के लक्ष्य कदम पर दादा ने यानी महाराणा कुंभा ने भी महमूद खिलजी प्रथम को 6 माह तक बंदी बनाया था। ठीक है ना, उसके बाद बिना शर्त के उसको छोड़ दिया था। वही रीति यहाँ पर पोताजी निभाएंगे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा भी क्या करेगा? महमूद खिलजी द्वितीय को 6 माह तक चित्तौड़ में बंदी बना के रखेगा। फिर उसके व्यवहार से इतना प्रसन्न हो जाएगा कि बिना किसी शर्त के प्लस मालवा का आधा राज्य उसको वापस देकर रिहा कर देगा। मालवा का आधा राज्य भी देगा उसको, कोई शर्त भी नहीं रखेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज है कि महमूद खिलजी द्वितीय जो है वह अपना राज मुकुट जो रत्न है, मुकुट जो है वह किसको सौंपेगा? महाराणा सांगा को सौंप देगा। ठीक है ना, यानी इस प्रकार की जो नीति उसने मुस्लिम एक आक्रमणकारी के साथ निभाई है, इसकी मुस्लिम इतिहासकारों ने बहुत ही प्रशंसा की है, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इसको सांगा की सबसे बड़ी भूल कही है।
कि उसको मुसलमानों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, उसको बिना किसी शर्त के रिहा नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखा जाए तो उसका जो मित्रतापूर्ण व्यवहार था सांगा की, वह हमें युद्ध के समय देखने को मिलेगा कि उसका मित्रतापूर्ण व्यवहार ही ऐसा था जिसकी वजह से आसपास के राजाओं ने उसका युद्ध में साथ दिया, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा सांगा के साथ में सबसे बड़ा संघर्ष जो कि किसके साथ में होगा, बाबर के साथ में, उस पर हम कंप्लीट से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।